चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूं और जीके जेस के इतिहास के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मौर्य शासन में, मौर्य साम्राज्य में आज दूसरा क्लास हम लोगों का है। ध्यान रखिएगा, क्लास नंबर 2 मौर्य साम्राज्य का हम लोगों का है। कल हम लोग देखे थे कि मौर्य साम्राज्य का साहित्यिक स्रोत क्या है, उसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो उसके संस्थापक हुए, ठीक है ना, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें और आज उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का ये हम लोग का दूसरा क्लास है, बेहतरीन टॉपिक है, आप लोग इसे लास्ट तक देखिए और सभी बातों को आप समझते हुए चलें। एक बार आप प्रॉपर तरीके से समझ लें और समझने के बाद आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लें जो ताकि आप परीक्षाओं के समय इसका रिवीजन कर सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हम लोग आज अपने पहले प्रश्न क्यों, जो कि मेगास्थनीज के बारे में बताया गया है। काफ़ी अच्छा टॉपिक यहाँ से लिया गया है और इससे आपको प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज का काफ़ी अहम योगदान है। आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सवाल रहते ही रहते हैं और वो सारे सवाल लिए गए हैं जो मेगास्थनीज से आपको एग्जाम में पूछ सकता है या पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत में आया। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, किसका राजदूत बनकर भारत आया था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कि किसका राजदूत बनकर भारत आया, तो सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, ठीक है ना। आता है तो एक पुस्तक का रचना करता, तो वही लिखे हुए रचना, तो किस पुस्तक का रचना किया, तो इंडिका। आप लिख लेंगे कि किस पुस्तक की रचना किया, तो इंडिका पुस्तक है। शॉर्ट में जितना शॉर्ट आप नोट्स बना सके ताकि आपको रिवीजन के समय सुविधा हो। तो रचना किस पुस्तक का किया था, इंडिका का। पूछेगा इंडिका पुस्तक के लेखक या रचनाकार कौन, मेगास्थनीज। पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा कहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा को क्या कहा था, पालीब्रोथा कहा था। पाटलिपुत्रा को एक नाम दिया पालीब्रोथा। पालीब्रोथा कोई अलग से नाम नहीं दिया, वो पाटलिपुत्रा न बोलकर पालीब्रोथा बोलता था, ठीक है। उच्चारण के दृष्टिकोण से वो पालीब्रोथा कहा करता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज पूछेगा भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किए थे, तो 7 भागों में विभाजित किए हैं। पहला कृषक, दूसरा शिकारी, तीसरा मंत्री, चौथा दार्शनिक, पांचवा निरीक्षक, छठा व्यापारी, सातवां योद्धा। तो ये 7 वर्ग में भारतीय समाज बटा हुआ था, किनके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार। तो कहेगा मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज मौर्य साम्राज्य के समय मौर्य प्रशासन में कितने भागों में बटा हुआ था, तो 7 में। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय शिव एवं कृष्ण की पूजा करते थे। मेगास्थनीज जब भारत में आया तो वो बताएं कि यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, शिव और कृष्ण की पूजा करते हैं, महादेव और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समिति द्वारा, पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समिति और प्रत्येक समिति में कितने मेंबर होते थे, 5। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समिति द्वारा संचालित होता था। पूछेगा पाटलिपुत्र का जो संचालन है कितने समिति के द्वारा, तो 6 समिति उसके लिए बनाया गया था और प्रत्येक समिति में कितने मेंबर होते थे, 5। प्रत्येक समिति में कितने मेंबर, 5 मेंबर होते थे। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज क्या है कि अपने कि इंडिका पुस्तक में या कहीं भी वो अपना जिक्र कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कौटिल्य नहीं थे, कौटिल्य का वर्णन वो नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेगास्थनीज ने कहा कि कौटिल्य नहीं है, वो कौटिल्य का जिक्र नहीं किया है कहीं। मेगास्थनीज ने यह बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं है। बात ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज ने यह बताया था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। मेगास्थनीज का मानना था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। किस समय, मौर्य साम्राज्य के समय, जिस समय वो आकर इंडिका पुस्तक का रचना किया था, उस समय की बात आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य राजा ने, नोट करके 2 पॉइंट आपको लिखा है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को करना क्या है कि जीत, ध्यान दीजिएगा,
एक दिन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप धीरे धीरे प्रतिदिन जितना काम आप करते हैं, अगर रूटीन बनाकर सही तरीके में उतना काम करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। एकदम इस बात को ध्यान रखिएगा। हम प्रतिदिन कोई भी काम करेंगे तो एक न एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी, और एक दिन ऐसा नहीं कि 20 साल बाद मिलेगा, आपको समय से सफलता मिलेगी अगर आप समय से मेहनत करते हैं। तो अगर आप समय को इज्जत देंगे तो कल समय आपको वो तमाम शोहरत हासिल कर देगा कि जिससे आपका पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे समाज में नाम आपका प्रसिद्ध हो। तो चलिए, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोनों क्वेश्चन एकदम आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है बिंदुसार। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य का 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जब मृत्यु हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? तो बिंदुसार बनता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ है वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं अंतिम समय में वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तपस्या में लीन हो जाते हैं, और उसी समय भोजन वगैरह जो भी है, पान माने लीन होने का मतलब है ना जल लेंगे ना भोजन लेंगे, और उसी तरीके से समाधि में रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको हम लोग संलेखा विधि कहते हैं। संलेखा विधि, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में जो मृत्यु होता है संलेखा विधि कहते हैं, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। और जैन धर्म के अनुयायी अभी भी उसी तरीके से अपने जीवन को अंतिम मुकाम देते हैं, जिसको वो कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा क्या नहीं है, अभी तो जैन धर्म वाले ज़्यादा जान पाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। मतलब अगला मौर्य राजा कौन बना? बिंदुसार। कब? तो 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है, और 298 में उसी का पुत्र बिंदुसार अगला शासक बनता है मौर्य साम्राज्य का। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पूछेगा बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी है, किस को मानता था, किस धर्म में? तो आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय का अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का आपसे संस्थापक पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, गौर से पढ़िए, दिन भर है ना, आपको पूरा इतना आपको ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में अपने आप को ऐसा व्यस्त रखना है कि मतलब लक्ष्य को पाने के लिए एकदम टूट पड़े। जिस तरीके से बाज, चील, कौवा को देखोगे सब अपने लक्ष्य पर एकदम नजर बनाए रहता है, उसी तरीके से हम लोगों को भी बाज की तरह अपने लक्ष्य पर कहाँ है एकदम नजर टिकाए हुए रहना है अंतिम समय तक, ताकि आपकी सफलता निश्चित हो। चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तो मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल याद रखेंगे। अब देखेंगे अगला पॉइंट है मुख्य है, बिंदुसार के अन्य नाम देख लीजिए। बिंदुसार के कुछ अन्य नाम है। तो भद्रसार, क्या नाम है? भद्रसार। किसके? वायु पुराण में। भद्रसार कहाँ गया है? वायु पुराण में। कहेगा कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार। अच्छा से सुनिएगा, यूनानी लेखक के अनुसार, यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार को देखेंगे अमित्रोचेटस, अमित्रोचेटस या अमित्र घाट कहते थे। यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार को अमित्रोचेटस या अमित्र घाट कहते थे। जैन ग्रंथ के अनुसार सिंह सेन बताया गया है। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को क्या बताया गया? सिंह सेन। और स्ट्रैबो के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रैबो के अनुसार अलिट्रोकोटस, अलिट्रोकेटस, अलिट्रोकेटस बताया गया। किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। अगला भी काफी मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, समझिएगा। स्ट्रैबो के अनुसार, एक इतिहासकार स्ट्रैबो हैं, उनके अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में, ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा। तो कहेगा डायमेकस को भारत कौन भेजा था? एंटियोकस।
कहाँ का शासक? सीरिया का शासक। डायमेकस भारत किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया। डायमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया। किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। कहेगा डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया, किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। किसका दूत बनकर आया? तो सीरिया के शासक एंटियोकस का। अगला एकदम वीवीआई है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग वीवीआई बनाकर। अगला जो पॉइंट है वीवीआई बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। किसका उत्तराधिकारी? वीवीआई लिख लेंगे आप लोग इसको, ठीक है। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया है। कहेगा मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? डायमेकस को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन? डायमेकस को माना गया है। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे। मिस्र के टॉलमी द्वितीय ने, ध्यान रखेंगे, मिस्र के टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसियस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ध्यान दीजिएगा, मिस्र के टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसियस, डायमेकस और डायोनिसियस, ध्यान दीजिएगा, डायोनिसियस भी किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में। लेकिन इसको मिस्र के टॉलमी द्वितीय ने भेजा था। मिस्र के टॉलमी द्वितीय ने किसको? डायोनिसियस को। डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। बिंदुसार से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी मौर्य साम्राज्य में हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, मौर्य साम्राज्य का पहला टॉपिक, पहला क्लास इसका आप लोग प्लेलिस्ट से निकालकर देख लीजिएगा। हम लोग का ये दूसरा क्लास लिए हुए है मौर्य साम्राज्य का। ये नहीं कि मौर्य साम्राज्य मेगास्थनीज से चालू हुआ है। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पूरा विस्तार बताया गया है। उसके बाद हम लोग मेगास्थनीज तक आए हैं बढ़ते हुए। तो चलिए बिंदुसार के कुछ प्रश्नों को हम लोग आगे और देखते हैं बच्चों। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार में आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदुसार ने किस से? मदिरा, सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया तो एंटियोकस से। कहाँ के शासक? सीरिया के शासक से। याद रखिएगा, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा लेकिन मैं फिर लौटाऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीताऊंगा। तो आप लोगों से भी बच्चों यही कहना है कि डूबना टूटना ये लगा रहेगा, लेकिन अपने आप से एक वादा करना है कि मैं फिर लौट आऊँगा और ज़िंदगी को दिखा देना है कि मैं जीत कर फिर आऊँगा। अगर जिंदा हैं तो आप जीने का मजा लीजिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई टर्म है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए पुत्र सुसीम और बाद में अशोक भेजा। ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ किसके समय में? तो बिंदुसार के समय में। अपना पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा। फिर किसे भेजा? अशोक को भेजा। किसे भेजा? अशोक को। तो कहेगा तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए किसे भेजा? तो पुत्र सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो चाणक्य। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। लेकिन कुछ षड्यंत्र के वजह से चाणक्य को हटा दिया गया और किसे बनाया गया? खल्लाटक को। किसे बना दिया गया? खल्लाटक। तो आगे बिंदुसार का प्रधानमंत्री पूछेगा। बिंदुसार का प्रधानमंत्री तो चाणक्य था, बाद में कौन बना था? खल्लाटक। तिब्बती लामा तारानाथ ने, तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। कहेगा किसके अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया? तो तिब्बती लामा तारानाथ। अब बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य। बिंदुसार के समय में कहाँ विद्रोह हुआ? तक्षशिला में। किसे भेजा? पुत्र सुसीम, बाद में अशोक को। बिंदुसार ने किस से मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था? तो सीरिया के शासक एंटियोकस। तो बिंदुसार से लगभग इतना ही प्रश्न आपको बनता है जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। अब हम लोग काफ़ी महान, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान देंगे।
अशोक महान को देखेंगे। अशोक महान, ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य में जितने भी राजा हुए उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली राजा हुए वो अशोक का नाम आता है। तो अशोक महान हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कहता है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक महान शासक बना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक महान शासक बना जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। ध्यान दीजिएगा, मौर्य राजाओं में सबसे महान पूछेगा कौन, तो बिंदुसार, सॉरी बिंदुसार का पुत्र अशोक, बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक महान मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में, बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व में बैठा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्की, गुजरा, नेतुर और उडेगोलम अभिलेख। मास्की, गुजरा, नेतुर और उडेगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहेगा अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो मास्की, गुजरा, नेतुर और उडेगोलम अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलेगा, अशोक मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके मास्की, गुजरा तो कई बार एग्जाम में रिपीटेड किया गया है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलेगा, तब मास्की और गुजरा अभिलेख, लेकिन दो को याद रखेंगे, नेतुर और उडेगोलम। आगे बढ़ते हैं, अशोक के कुछ अन्य नाम भी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन। गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। अशोक का नाम अशोक मौर्य कहाँ मिलता है, गिरनार अभिलेख में। कहेगा किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलेगा, तो गिरनार अभिलेख में। देव नाम और प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी ये भाबरू अभिलेख में, किस अभिलेख में, भाबरू अभिलेख में। भाबरू अभिलेख में क्या मिला, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी का उल्लेख किया गया है। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किस कहेगा कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाबरू स्तंभ में। और भाबरू स्तंभ में ही अशोक का नाम क्या मिलता है, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। अशोक शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला और अवंती का गवर्नर रह चुका था। ध्यान दीजिएगा, शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर रह चुका था, तक्षशिला और अवंती का, तक्षशिला और अवंती का। और अवंती का ही राजधानी उज्जैन था। अवंती का राजधानी कहाँ था, उज्जैन। पूछेगा अवंती का कैपिटल कहाँ, तो उज्जैन था। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक उज्जैन का गवर्नर था। जस्ट 269 ईसा पूर्व में जब गद्दी पर बैठा तो कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का गवर्नर था। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। किस अनुश्रुति के अनुसार, तो सिहली अनुश्रुति के अनुसार 99 भाइयों का। और हम लोग जब सुनेंगे तो मन में इतना बात आएगा, करुणा व्याप्त हो जाएगा कि 99 भाई का हत्या करके गद्दी लेता है, कैसा मतलब ये शासक, क्रूर शासक होगा। लेकिन आपको बता दें, इसका जीवनी पढ़ेंगे तो 99 जो भाई है वो देश गद्दार था, समझिए कि भारत से वो गद्दारी करना चाह रहा था। अगर वो नहीं मारता तो समझे कि स्थिति कुछ और होता, तो मारना मजबूरी था अशोक के लिए। अशोक उतना क्रूर शासक नहीं था जितना आप सोच रहे होंगे कि 99 भाई को मारा है। वो एक समय की मांग थी। लेकिन चलिए जो भी है उस बात को हम लोग ना समझे, लेकिन बात को इतना तो समझना पड़ेगा कि किस अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, तो 99। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार, कलहन की राजतरंगिणी, ध्यान दीजिएगा, राजतरंगिणी का लेखक कौन, कलहन। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन, कलहन के अनुसार अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया। अशोक ने श्रीनगर का स्थापना, कहेगा श्रीनगर का स्थापना कौन किया था, तो अशोक। श्रीनगर का स्थापना कौन किया, अशोक। ये किसके अनुसार पता चलता है, तो कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी के अनुसार। नेपाल में एक ललित पतन नामक नगर बसा था। ध्यान दीजिएगा, नेपाल में एक नगर बसा है, नेपाल में भी एक नगर बसाए हैं, ललित पतन नामक नगर। ललित पतन नामक नगर कौन, अशोक ने बसाया है नेपाल में। और श्रीनगर का स्थापना भी कौन करवाए, अशोक, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार। तो बच्चों, अशोक के कुछ और टॉपिक, कह के लंबा टॉपिक हम बताए हैं कि आपको मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो दूसरा क्लास आज हम लोग का समाप्त होता है। कल हम इसी मौर्य साम्राज्य के तीसरे क्लास में आप लोगों के सामने होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।